हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक के टॉप 70 एमसीक्यूज आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी TRE के सिलेबस में भी डायरेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए भी, और जो अदर एग्जाम है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए भूदान आंदोलन अप्रैल 1951 में महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक शाम की बैठक में स्वतः स्फूर्त रूप से जन्मे इस आंदोलन में भूमि मालिकों ने भूमिहीनों को भूमि उपहार में दी थी। यही भूदान आंदोलन था, आपको ये याद रखना है। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते थे। देखिए पूछा जाता है वयोवृद्ध पुरुष कौन है भारत के, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इतना आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। बारडोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में बारडोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। देखिए बारडोली सत्याग्रह ब्रिटिश भारत के गुजरात प्रांत में शुरू किया गया था। बारडोली किसान सत्याग्रह के नेता वल्लभ भाई पटेल थे। बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी सरकार द्वारा कुछ महीने पहले भूमि राजस्व मूल्यांकन में 30% की अत्यधिक वृद्धि लागू करने के फैसले से शुरू हुआ था। ये बारडोली सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपको याद रखना है। कौन से वर्ष किया था? तो 1905 में इसकी स्थापना की थी। किस स्थान पर? तो हो जाएगा पुणे। ये सभी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरविंदो घोष, जो पहले क्रांतिकारी थे बाद में एक योगी या दार्शनिक बन गए थे। देखिए अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि, राष्ट्रवादी थे। वह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हुए। 1910 तक इसके प्रभावशाली नेताओं में से एक थे वो, और फिर एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए जिन्होंने मानव प्रगति पर अपने दृष्टिकोण का परिचय दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थी? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सरोजनी नायडू। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू उपस्थित हुई थी। देखिए दूसरे दौर का सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन गांधी जी ने यह दावा किया था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। हरिपुरा कांग्रेस 1938 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनी हुई है, क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, योजना आयोग के विचार का परिचय देने के कारण ऐसा हुआ है। देखिए योजना आयोग के विचार की शुरुआत के कारण हरिपुरा कांग्रेस 1938 जो अधिवेशन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनी हुई है। देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की बैठक में निम्नलिखित में से किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। देखिए गांधी जी को 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। मार्च 1925 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो कौन है वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखिए 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय विधायक और राजनीतिक नेता और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह इस वीडियो की जरूरत और भी कई लोगों को है, इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को असंवेदनशील बर्बादी के रूप में लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़े जलाए गए थे उसे असंवेदनशील बर्बादी कही थी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे क्या कहा है? असंवेदनशील बर्बादी के रूप में लिया है। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाने का वर्णन करते हुए बेहुदा कचरा वाक्यांश गढ़ा। ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने क्या वाक्य कहा था इसके लिए, तो बेहुदा कचरा कहा था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। देखिए 1932 में कौन संस्थापक है? महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने भारत में अस्पृश्यता को खत्म करने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के दलित वर्ग के उत्थान के लिए किया था। निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेबी कृपलानी, जो पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। देखिए जेबी कृपलानी शिक्षक थे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले कृपलानी ने एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया था। उसके बाद ये गांधी जी के साथ मिलकर गांधीवादी बन गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाली गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अल हिलाल। ये बहुत पूछा जाता है। अल हिलाल जो पत्रिका है ये अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित की गई एक पत्रिका है। अल हिलाल भारतीय नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। इसका उपयोग भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना के लिए एक माध्यम के रूप में किया जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल हिलाल, पूछा जाता है अबुल कलाम आजाद की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफार खान के द्वारा किया गया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफार खान के द्वारा यह किया गया था। वह गांधी जी के सबसे वफादार अनुयायी थे। उन्हें फ्रंटियर गांधी कभी कहा जाता था। खान अब्दुल गफार को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके लेखक है। देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिक थे जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। ये 1931 में नहीं, ये 1934 में हुआ है। आपको ये याद रखना है, बाकी जितने दिए हुए हैं ये सभी सही है। तो याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका शुरू की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्याम कृष्ण जी वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका स्टार्ट की थी। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान श्याम जी कृष्ण वर्मा द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका इन्होंने शुरू की। इंडियन सोशलिस्ट 20वीं सदी की शुरुआत में एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसका उपशीर्षक था स्वतंत्रता का एक अंग और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है किसके द्वारा ये पत्रिका निकाली गई। 2 सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। देखिए, भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुसलमान सहित 12 सदस्य शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे और उनके पास प्रधानमंत्री की शक्तियां थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू इसके नेतृत्व में थे। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैडम ब्लावत्स्की और ओलकोट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए, मैडम HP ब्लावत्स्की एक रूसी महिला और कर्नल HS ओलकट एक अमेरिकी ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और मजबूती की वकालत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो देखिए, इनमें से क्या सबसे पहले हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ है। ये दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। कब हुआ है ये? 1916 में। आपको ये याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो आपको ये याद रखना है, बहुत पूछा जाता है जलियांवाला बाग। चोरी चोरा घटना असहयोग आंदोलन के दौरान किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना। ये चोरी चोरा की घटना थी। देखिए, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। यही घटना चोरी चोरा घटना कहलाती है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी। तो A.O. ह्यूम का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कथन कहा गया है। देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। और इसे हम जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्हें हम लोकमान्य तिलक के रूप में भी जानते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित
घोषित किया गया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और इसके बाद ये दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो बहुत पूछा जाता है कब मनाया गया, तो ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1930 को डांडी समुद्र तट पर नमक का उल्लंघन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च करना शुरू किया। डांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी कर ली थी और 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर डांडी पर नमक कानून तोड़ा था। यहाँ पर जितनी भी जितना भी डेटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पूछा जाता है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना, बहनों को शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्यागना, ये सभी किया गया था। देखिए नमक भी करना, सरकारी सेवाओं में, शिक्षा केंद्रों और जो उपाधियां थी उसका बहिष्कार करना, महिलाएं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और उन्हें जला देना, ये सभी शामिल था। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। देखिए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था। देखिए 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन वापस जाओ के नारे लगे। इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। इसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से चोटें आई थी। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्टेटमेंट होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था, कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केसरी। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। देखिए लोकमान्य तिलक ने इसे लिखा है। उन्होंने 2 समाचार, केसरी जो कि मराठी में लिखा था और मराठा जो अंग्रेजी में लिखा था, ये दोनों ही शुरू किए थे। उन्होंने गणपति उत्सव 1893 में शुरू किया, शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू किया। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी और तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था चंपारण में गांधी जी को। देखिए चंपारण आंदोलन मूल रूप से नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित भी किया था। वे चाहते थे कि गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर किसने की थी स्थापना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इस संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्व संस्कृति संघ। सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है।
सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देखिए चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु थे किसके? तो सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। इनके प्रसिद्ध नारे कौन कौन से सुभाष चंद्र बोस जी के? तो दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इतना आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ये मैकडॉनल्ड अवार्ड में दिया गया था। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था। देखिए 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, अछूत, दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड या पंचार्ट दिया गया था और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कारण। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये सभी कारण थे क्रिप्स को भारत भेजने के। देखिए 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखिए ये कब से कब तक रहे हैं क्लीमेंट एटली? वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अनुशीलन समिति की स्थापना क्रांतिकारी नेताओं द्वारा बंगाल में की गई। देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया गया था। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में किया गया। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी प्रावधान सही हैं। देखिए सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए होम रूल का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों के द्वारा चलाया जाता है, इसी को होम रूल कहा जाता है। अप्रैल 1946 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल की लीग की शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तो ये दोनों ही पूछा जाता है, आपको दोनों ही बहुत अच्छे से याद रखना है।
रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। देखिए, ये 19 मार्च 1919 को लाया एक अधिनियम था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति सभी ने बहुत ज्यादा विरोध किया था और इसे काले बिल के रूप में या काले कानून के रूप में भी जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी कार्यक्रम इसमें शामिल थे, जैसे विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधि अवैतनिक पदों का त्याग कर देना, जिला एवं म्युनिसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, सरकारी दरबार, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग ना लेना, ये सभी शामिल था उसमें। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। देखिए, महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन चोरी चोरा की घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए, इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार वह फरवरी मार्च 1928 में भारत आया, जबकि दूसरी बार वो अक्टूबर 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा जो बाल गंगाधर तिलक है उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। देखिए, वैलेंटाइन शिरोल का नाम आपको याद रखना है, जो एक ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अरविंद घोष ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था कांग्रेस को। देखिए, उग्र विचारधारा वाले जो नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहते थे, तो अरविंद घोष ने भी ऐसी टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैगिंग। भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जन सुरक्षा विधेयक। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। और पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ बम फेंका था। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है, ये तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था। वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास ये स्वराज पार्टी के संस्थापक रहे हैं। देखिए, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।
निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वाइली की हत्या की गई थी। देखिए, मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 में विलियम कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, तो सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सूर्यसेन। नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। देखिए, सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। ये स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था, तभी से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चला था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह समझ के बम फेंका था कि उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड्स की गाड़ी पर बम फेंका था। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, जे.बी. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, माउंटबेटन योजना में भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया और इसे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सामने रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र प्रभुत्व की स्थापना हुई। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। उन्होंने 1946 से 47 तक के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जतींद्रनाथ मुखर्जी जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। देखिए, जतींद्रनाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी थे। इनके बचपन का नाम जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण ये बाघा जतिन कहलाते थे और ये युगांतर पार्टी के नेता थे। और उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रामकों का प्रमुख संगठन हुआ करती थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे। दुर्भाग्य से जो मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री थे वो मारे गए थे। पुलिस ने इन्हें घेर लिया था। खुदीराम बोस के जो साथी थे प्रफुल्ल कुमार चाकी, उन्होंने खुद को गोली मार के शहादत दे दी थी और खुदीराम बोस पकड़े गए थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। लेकिन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन किया गया। कहां पर किया गया ये भी आपको याद रखना है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। यह एक क्रांतिकारी दल था जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी शामिल थे। साथ ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी भी इसके सदस्य थे।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। उन पर ब्रिटिश अफसर एसएसपी जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या का आरोप था। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स को एक्चुअली में गलती से मार दिया गया था, क्योंकि उनका असली निशाना एक अन्य पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था जब लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो स्कॉट को मारना चाहते थे, मगर सैंडर्स की मौत हो गई थी। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेजिनी को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देखिए, लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मेजिनी के जीवन व्रत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। मेजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में इन्होंने अनुवाद भी किया था। क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए, रासबिहारी बोस का दिमाग था। देखिए, रासबिहारी बोस ने 1912 ईस्वी में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया, इसलिए इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद्र दोषी पाए गए और उन सभी को फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1924 में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर है बी, केपी केशव मेनन के द्वारा 1924 में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। उनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाए, ये थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन है 1919 से 1924, जिसे खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। 1920 के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी के असहयोग आंदोलन के हाथ मिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। देखिए, अलीपुर बम मामले की साजिश 1908 में हुई थी। इसे मणिकटोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंद घोष इसमें शामिल थे। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी और ये घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, असफकुल्ला खां, राजेंद्र लहिड़ी, रोशन सिंह ने लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सूरत अधिवेशन में ये विभाजन हुआ था। देखिए, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। ऑल इंडिया
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था। देखिए कब हुआ, 31 दिसंबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। यहीं पर दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपको जितना भी सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। तो आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद या इलाहाबाद? आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है। दोस्तों आज के लिए हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।